तो 12 है तो 12 को आप लिख सकते हो जैसे 2 पावर 3 लिख सकते हो। तो आप इसको लिख सकते हो जैसे 2 पावर 3 लिखोगे तो 8 आ गया। ठीक है, प्लस आपको 4 और चाहिए तो आप लिख सकते हो 1 इंटू 2 पावर 3, 1 इंटू 2 स्क्वायर एंड 0 इंटू 2 पावर 1, ठीक है, प्लस 0 इंटू 2 पावर 0। सो दिस नंबर कैन बी रिटन एज, आप जैसे आप बाइनरी नंबर पढ़ रहे होगे, तो दिस नंबर कैन बी रिटन एज कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द बेस 2। इस तरह से आप उसको बेस 10 में भी लिख सकते हो, अगर पॉसिबल हो तो आप यू कैन ट्राई इट इन अनदर वेज। तो यहाँ पर यही मुझे पढ़ाना है कि एनी नंबर, नेचुरल नंबर विच इज और इंटीजर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, which is greater than 1 can be written in terms of such a series। इस टाइप के एक्सप्रेशन में आप उसको लिख सकते हो। तो प्रूफ थोड़ा डिफिकल्ट, प्रूफ दो तरह से है। कल जो मैं आपको पढ़ा रहा था ये यूक्लिड एल्गोरिथम, कुछ लोग क्या करते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम को इसी जो रिप्रेजेंटेशन थ्योरम से प्रूफ करते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, पहले रिप्रेजेंटेशन थ्योरम पढ़ाते हैं, देन यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ाते हैं। नाउ मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करूंगा विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम। क्योंकि वैसे वर्षा आप यूक्लिड एल्गोरिथम से ये भी प्रूव कर सकते हो और इसके हेल्प से आप यूक्लिड एल्गोरिथम प्रूव कर सकते हो, दोनों चीजें पॉसिबल है। वो लिखिएगा, बेसिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। लेट बी मान लीजिए कोई पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर है। जब भी मैं यहाँ पर कुछ भी ले रहा हूँ तो मैं इंटीजर ही ले रहा हूँ, दे कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव केवल मैं पॉजिटिव इंटीजर ही अभी तक ले आऊँ, या कुछ भी अगर नेगेटिव भी अगर है तो फिर इंटीजर ही लेके चल रहा हूँ अभी तक। लेट्स लेट बी भी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एन मान लीजिए कोई नंबर है जो कि 1 से ग्रेटर देन है। तो ये भी क्या है, एनी इंटीजर है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब 1 से ग्रेटर देन कह रहे हो तो दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। देन n can be expressed as then n can be expressed as, अब मैंने कहा कि ना आप किसी भी बेस में कुछ कोफिशिएंट्स होंगे, देन जो बेस नंबर होगा, अब बेस नंबर में यहाँ पर मान लो कि b ग्रेटर देन 0 है, तो इट कैन बी ऑफ दिस टाइप a m b पावर m प्लस a m माइनस 1 b पावर m माइनस 1 प्लस नेक्स्ट टर्म कुछ और होगा, आखिरी में हो सकता है a1b प्लस a नॉट, जो भी आपका कांस्टेंट टर्म है, b पावर जो आपने पहले 12 को लिखा था ना, ये 2 पावर 3 प्लस 8 प्लस 4 हो गया 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 जीरो इंटू 2 पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 0। ये है 2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही ए नॉट आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ए वन क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ए टू क्या हो गया, 1 हो गया। ए थ्री क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये मैं किसी भी नंबर को जो कि 1 से ग्रेटर देन है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या होंगे, ये एम क्या लिखा आपने, A1 A2 A3, ये आपका ए नॉट है, ये A1 है, ये A2 है, कोफिशिएंट की बात करो A3। सो ए नॉट A1 A2 A3 में से ये जो ए एम है, तो जो एम है ये अपने आप में क्या है, इंटीजर है। और जितने भी कोफिशिएंट्स यूज हो रहे हैं 1 1 1 या 0 जो भी हो रहे हैं, ये भी अगेन क्या है, इंटीजर्स हैं। और एम याद रखिएगा, एम हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। क्यों, ये 1 है ना, 1 है, वो 0 है, तो ये हमेशा एम जो होगा वो 0 से ग्रेटर देन ही होगा, क्योंकि 0 वाला टर्म मेरा लास्ट वाला टर्म है ए नोट वाला, उसको मैं अलग से डिस्कस अलग ही लिख लिया हूँ। तो वेयर एम एंड ए एच आर इंटीजर्स such that m greater than 0 and
ये ए आईज क्या होंगे, जितने भी आपको ए आईज दिख रहे हैं ये 0 से ग्रेटर देन होंगे या 0 के इक्वल हो सकता है ए आई में, क्योंकि इसलिए 0 के इक्वल कर दिया क्योंकि ए नॉट भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। एम इसलिए यूज कर रहा हूँ एम ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि एम मतलब इन नंबर्स की, इन कोफिशिएंट्स की बात करो ए नॉट को छोड़ के। ए एम मतलब दिस नंबर, ए एम इस एम पर्टिकुलर इस एम की बात कर रहा हूँ। ए एम हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0 के इक्वल होगा तो ए नॉट ही हो गया। मतलब अगर 1 है तो 1 को हम 1 लिख सकते हैं, वही मेरा कांस्टेंट टर्म होगा, यही मेरा ए नॉट हो जाएगा। मेरा इसलिए मैं कहा कि ये 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एन हमारा 1 से बड़ा है। तो इस केस में अगर मान लीजिए 2 भी लेते हो तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, प्लस 0 इंटू 2 पावर 0 लिख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये एम है, ए एम है या ए वन है, तो ये एम क्या है, हमेशा 0 से बड़ा है। और जो ए आई जो कोफिशिएंट्स हैं, जो आपके कोफिशिएंट्स हैं, सारे कोफिशिएंट जो हैं वो बी से हमेशा छोटा होना चाहिए। बी क्या है, जो बेस है। बेस आप देख सकते हो कि आपका बेस 2 है, बेस 2 है, तो दैट मीन्स ये जो कोफिशिएंट्स है हमेशा 2 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। आप पहला तो ये प्रूफ करना था, ऑल्सो दीज ए आईज आर यूनिक। ये जो ए आईज हैं वो यूनिक है। ये जो ए आई हैं वो यूनिक है। जब भी याद रखिएगा, जो बी आपने लिखा है, सबको आपने बी के टर्म्स में लिखा है, तो ये जो बी है वो आपका बेस कहलाता है इस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम का, या इस नंबर का बेस जो है बी है। प्रूफ, प्रूफ अगेन सेम लॉजिक से चलेंगे और डिवीजन एल्गोरिथम का भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले मान के चल रहे थे जो एन है बी से छोटा है। क्या कोई नंबर बी से छोटा हो सकता है? ये सब लॉजिकल है, तो आपको उसका तुरंत आपको उसका काउंटर एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा। मान लीजिए कोई नंबर बस अपने बेस से छोटा हो जाए, ऐसा कोई पॉसिबल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मुझे लगता है ऐसा तो केवल केवल 1 के केस में पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नंबर जब स्वतः अपने नंबर के इक्वल हो जाए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। देख लेते हैं क्या लिख रहे हैं। इफ n इज लेस देन द बेस, मतलब अगर सपोज करो आप जैसे 4 को ही आप लिख रहे हो, तो 4 को 2 की पावर में लिखोगे आप। 3 को लिखोगे तो 3 को भी आप क्या करोगे, 3 की पावर में लिखोगे लीस्ट। 2 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 1 लिखोगे। आप n जो होना चाहिए मेरा 1 से बड़ा होना चाहिए, आप लिख दिए। n तो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो n अगर 1 से बड़ा है तो उसके बाद नेक्स्ट इंटीजर जो है 2 है। अगर 2 को आप बेस क्या लिखोगे, बेस 2 ही के बेस में तो लिखोगे, और किसके बेस में लिखोगे? 3 के बेस में तो लिख नहीं सकते हो। 2 को अगर 2 पावर 1 ही लिख सकते हो ना, और तो कुछ लिख नहीं सकते हो। या 1 के बेस में लिख सकते हो, या 1 के बेस में लिख सकते हो। अगर 1 के बेस में लिखोगे तो क्या होगा? इफ यू राइट इट एज ए बेस ऑफ 1, then it will be 2 will be your 1 power 1 plus some a naught, which is your 1 into 1 power 0. In that case you can get it as 2। वही मैंने लिखा है, if n is less than b। अगर n b है, और अगर बेस भी, अगर आप जो b है, b तो आप ग्रेटर देन 0 मान। सर ये कह रहे हैं कि सर पेन वाइट पेन से सर लिख दीजिए सर, क्योंकि डार्क डार्क से उतना विजुअल नहीं हो रहा क्लियर। इफ n इज लेस देन b, जब आपका नंबर जो है बेस से लेस देन है, देन योर n कैन बी लाइक दिस, 0b पावर m, 0b पावर m minus 1, 0 into b, we can write it as n। जब n बेस से लेस देन है, देन सेम n को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, सेम n को, बेस को, सेम n को आई कैन राइट लाइक दिस। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेशन, a नॉट मेरा डायरेक्टली 2 हो जाए, मतलब इस वाले केस की बात कर रहा हूँ। और इवन ये भी नहीं, इसमें क्या है, बेस 2 है, n बेस के इक्वल हो जाएगा। इन दिस सर केस में लेकिन n, सर इन आपने बताया कि जो पहला टर्म का कोफिशिएंट है am वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए सर, तो यहाँ तो हो जा रहा है। यहाँ पर m ग्रेटर देन 0 है ना, ये किसकी बात कर रहे हो? सर वही वही वो जहाँ कोफिशिएंट की बात नहीं कहा बेटा,
कोएफिशिएंट की बात नहीं की है। ये कौन सा कोएफिशिएंट है? यहाँ पर जो मैंने m है ना, m इज नॉट द कोएफिशिएंट, m इज द लोअर स्क्रिप्ट। ये मतलब एक ये हो गया एक तरह से a1, a2, a3, a4, a5, a ये कोई a8 भी बीच का टर्म हो सकता है। ये m है ना, b पावर m, तो a m है। a m इक्वल टू 0 है। m की वैल्यू 0 नहीं है, a m की वैल्यू 0 है। ओके सर। कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 नहीं। इसमें एक जो यहाँ पे मुझे स्टिल डाउट है वो ये है कि आप लेके चल रहे n लेस देन b। सो इफ n इज लेस देन b, n तो ये लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वी कैन राइट n एज लाइक दिस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक जो यहाँ पे मैंने भी बताया था आपको, कोई नंबर अगर लेस देन बेस है, जैसे इफ द नंबर इज से लीस्ट नंबर मैंने मान के चला 2, अगर 2 लेस देन, इफ 2 इज लेस देन द बेस, ओके, अब यहाँ पर तो बेस आपने 1 माना है, तो ये रिप्रेजेंटेशन तो गलत ही है, ठीक है। बेस इज हायर तो क्या पॉसिबल हो सकती है बताओ? बेस दैट मीन्स यही तरीका है कि 2 इक्वल 2 ही लिख सकते हैं, कि बेस क्या है, हायर देन द नंबर है। अगर दैट मीन्स अगर 2 है तो बेस में दैट मीन्स 3 है। बेस इट इज b इज हायर देन द नंबर, तो क्या होगा 3 पावर 1 प्लस सम नंबर। तो वो कहने का मतलब है कि वो पॉसिबल तभी होगा जब मेरा क्या होगा 2 इक्वल टू 2 ही होगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप कह रहे हो कि अगर इफ द बेस इज हायर देन द नंबर, देन तो ये यही पॉसिबिलिटी बचती है, 2 इक्वल टू सम 3 पावर, 2 इक्वल टू सम 4 पावर, 2 इक्वल टू सम 5 पावर। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। अगर है भी पॉसिबल तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएं, लिख सकता हूं मैं 2 इक्वल टू 3 पावर में लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिखा 3 पावर 3 लिखा, प्लस 3 पावर 2 लिखा, प्लस 3 पावर 1 लिखा, प्लस 3 पावर 0 ने लिख के 3 पावर 0 तो 1 हो गया, तो उसमें मैंने क्वेश्चन क्या मान लिया, 2 मान लिया। लेकिन इनके क्वेश्चन को मैं क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो 0 करने से क्या होगा, यहाँ पे 1 कर दूं। अब आप देख सकते हो मैंने 2 को क्या लिख दिया, 3 के बेस में लिख दिया, लेकिन क्वेश्चंस क्या है, 0 है। तो केवल एक ही टर्म बचेगा ना, जब कौन सा होगा, कांस्टेंट टर्म, जो कि 2 के इक्वल है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, देखिए n इक्वल टू इज n where the all the remaining coefficients has to be 0। अगर ये 0 नहीं होंगे तब क्या होगी, नंबर b n से ग्रेटर देन है, तो आपका n ये बड़ा आना लगेगा, जो कि गलत हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, जो कि सिंपल से एग्जांपल यहाँ पर दिया है। सो दिस इज, तो आपका क्या हो गया, एक रिप्रेजेंटेशन मिल गया ना इस केस में। इसी टाइप का तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, व्हिच इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन है। सो अगर n लेस देन b है, मतलब अगर b बेस अगर हायर देन द नंबर है, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब बेस के सारे कोएफिशिएंट 0 हो जाएं। अगर नहीं होंगे देन ये नंबर कभी भी उसके इक्वल नहीं हो पाएगा। सो ये तो पहला केस हो गया जब मैंने n लेस देन b माना। अब इसका उल्टा मान लो कि अब ये, अब कोई कहेगा कि सर आपने ये क्यों माना, दिस इज द वन वे ऑफ प्रूफ। आप कुछ और तरह का अगर फॉलो कर सकते हो करो। आप एक तो पॉसिबिलिटी है कि n b से छोटा है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, n b के इक्वल हो या n b से बड़ा हो जाए, तो वो भी केस चेक कर लेते हैं। एक केस तो हमने लेस देन वाला चेक कर लिया, दूसरा केस ग्रेटर देन वाला चेक कर लेते हैं। अगर दोनों केस में आप प्रूव कर लेते हो तो थ्योरम खत्म हो गया। नाउ लेट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। अभी आपको ऑलरेडी गिवन है कि b ग्रेटर देन 0 है, ये मैंने माना है, ये गिवन है। बाय डिवीजन एल्गोरिथम कल मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाया था कि अगर a कोई इंटीजर है, b को अगर b कोई नॉन जीरो नंबर है जिसको आप a से डिवाइड कर रहे हो, तो मैं a इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, b क्यू प्लस r लिख सकता हूँ। ये पढ़ाया था कल। तो आज a की जगह क्या है, मेरे पास n है, n नंबर है, और b की जगह आप b ग्रेटर देन 0 तो b की जगह b लिख सकते हो। तो इस तरह से आज मेरे पास क्या आ जाएगा, n इक्वल टू सम b क्यू प्लस r आ जाएगा, ठीक है। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट q एंड r सच दैट, ये q एंड r आपके इंटीजर्स हैं, इतना याद रखिएगा, n इक्वल टू b क्यू प्लस r where the remainder will be either 0 or it has to be less than b, it has to be less than b। बहुत इजी चीजें हैं, बस आपको बेसिक्स पूरा अच्छी तरह रटे होने चाहिए।
नहीं तो फिर हर स्टेप पे दिक्कत होगी। और बी किससे लेस देन इक्वल टू है? बी लेस देन इक्वल टू एन है। ये हमने अपने डिफिनेशन से कहा, और बी लेस देन इक्वल टू एन है, ये आप लेके चल रहे हैं। एच एन माइनस आर क्या होगा? एन माइनस आर यहां से क्या होगा? एक तो यहाँ एन माइनस आर क्या होगा? बी क्यू होगा। तो यहाँ से एन माइनस आर क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, बिकॉज जीरो इज लेस देन बी इज लेस देन एन, implies that एन माइनस आर जो होगा हमेशा क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा। तो यहाँ से बी क्यू क्या हो गया? और आप एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर आपका लेस देन सिंबल नहीं होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि जीरो इज लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन एन। ये लेस देन है, ये यहाँ से हुआ कि एन माइनस आर में से क्या हुआ? एन माइनस आर हमेशा जीरो से बड़ा होगा। एन माइनस आर को ना, अगर आर को इधर लाओगे तो क्या होगा? अगर आर को राइट हैंड साइड लाता तो यहाँ पे क्या बचेगा? जीरो बचेगा। तो एन माइनस आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? इक्वल टू नहीं हो सकता है। अगर एन माइनस आर ग्रेटर देन जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होगा? बी ग्रेटर देन जीरो और क्यू ग्रेटर देन जीरो। बी ग्रेटर देन जीरो हो गया, क्यू ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि एन का कोई रिप्रेजेंटेशन होगा। किस टाइप का? वही जो ए एम बी एम लिखा था आपने, इस टाइप का होगा। आखिरी में क्या होगा? एक ए नॉट होगा, जो कि हमारे पास ए नॉट होगा। ये आपको रिप्रेजेंटेशन प्रूफ करना है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, यदि मेरा बी जो है क्यू से छोटा हो जाए, यदि बी जो है क्यू से बड़ा हो जाए, कौन सा है? बी जो है, क्यू कौन सा है आपका? ए एम। अभी आपने पीछे देखिएगा, अपने रिप्रेजेंटेशन ध्यान दीजिए। रिप्रेजेंटेशन में आपने क्या कहा? सारे ए आई क्या हैं? सारे ए एच क्या हैं? बी से छोटे हैं। तो बी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है आपका पास? बी का कोफिशिएंट क्या है? क्यू है। आप यहाँ पर कह रहे हो कि ए आई जो है लेस देन बी है, मतलब जो कोफिशिएंट है वो बेस से हमेशा छोटा होना चाहिए। जो कोफिशिएंट क्या है? क्यू है, वो बेस से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं कह रहा हूँ इफ, नोट दीजिएगा, इफ कोफिशिएंट अगर बी से छोटा है, देन एन इक्वल टू वी क्यू प्लस आर इज द रिक्वायर्ड, यही हमको चाहिए था, इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन। इस केस में भी खत्म हो गई फिर। ये तो आपको चाहिए था, एन इक्वल टू सम इतना, एन इक्वल टू सम ए क्यू प्लस समथिंग, या ए एम बी एम पावर समथिंग। ये जो ए एम है इस केस में क्या है? क्यू है हमारा। और ए नोट की जगह क्या है? आर है। बस ये कंडीशन ये थी कि जो बेस होना चाहिए वो हायर होना चाहिए। तो बेस इज हायर देन द कोफिशिएंट। अगर ये बेस जो है अगर हायर देन द कोफिशिएंट है, तो हमारा थ्योरम खत्म हो गया। तो यही प्रूफ हो गया। लेकिन इसका उल्टा पार्ट, इफ क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी पॉजिटिव है, देन, अब इसका सेकंड पार्ट, पहला पार्ट हमने ये लिया था, इसी के अंदर दो केस, पहला हमने ये लिया, इसका अपोजिट लिया तो प्रूफ हो गया। फिर हमने ये लिया, इसके अंदर दो सब केसेस बने। एक केस हमने ये लिया कि अगर क्यूब बी से छोटा है तो ये रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन, क्यूब बी से बड़ा है या इक्वल है और ये ग्रेटर देन तो जीरो आपको दे रखा है, देन अगेन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम अब अगेन डिवीजन एल्गोरिथम किसके लिए यूज करोगे आप? बी के लिए। क्यू क्या है? बी से बड़ा है। अगर क्यू बी से बड़ा और बी क्या है? नॉन जीरो, तो इसका मतलब आप ये कर सकते हो कि क्यू को बी से डिवाइड कर सकते हो। क्यू जो है बी से बड़ा है और बी नॉन जीरो है, देन अगेन बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट integers q1 and r1 such that, क्या integers होंगे? such that q equal to bq1 plus r1। और कंडीशन क्या होनी चाहिए?
रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होना चाहिए या फिर किससे छोटा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए, और b किससे छोटा है, n से छोटा है। और b या तो n से छोटा, आप n किसी भी हम छोटा मान लिए, q बना लिए, ये q हो गया। कहीं पे देखिए थ्योरम टफ है, अगर कहीं पे भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। मैं चुपचाप बैठे नहीं रहेगा क्योंकि आपके पास सब्जेक्टिव हो तो दिक्कत होगी बहुत। सो माई q इज bq1 प्लस r1, therefore माई n क्या हो गया, n यहाँ पे q की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, q की वैल्यू यहाँ पुट करिए। सो q की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या होगा, n इक्वल टू b q 1 plus r1 plus r. This implies that n equal to b square q1 plus b r1 plus r. ठीक है, तो देखो उसी टाइप का फिर आगे हमको एक प्रेजेंटेशन फिर मिल गया, हमको उसी टाइप का एक प्रेजेंटेशन फिर मिल गया। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि अगर बेस q1 से बड़ा है तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं ट्रू होगा। बस ये चेक कर लीजिए क्या बेस q1 से बड़ा है कि नहीं। If base is greater than q1 then we have done, otherwise we have a problem। पहली चीज। दूसरा चीज कि जो जो आपने Q1 निकाला है, जो बेस निकाले हैं, ये पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा है, ये जो AIs हैं, ये AIs पॉजिटिव होने चाहिए, तो जो कोफिशिएंट्स हैं दिस शुड बी पॉजिटिव। तो आपको दो चीजें, पहले तो ये देख लीजिए Q1 पॉजिटिव है कि नहीं। आपने Q1 पॉजिटिव है ये कहीं नहीं लिखा है, आपने लिखा है देयर एग्जिस्ट इंटीजर Q1 एंड R1 लिखा है। तो अगर Q1 पॉजिटिव है, अगर Q1 पॉजिटिव है और अगर B ग्रेटर देन Q1 आ जाता है और R1 आ जाता है तो आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया। जैसे बी ग्रेटर देन R1 ऑलरेडी गिवन है, बी ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन ऑलरेडी है, तो बस बी ग्रेटर देन Q1 मान लीजिए। वो नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ अगेन, Q माइनस R1, देखो Q माइनस R1, ये Q माइनस R1 ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और Q माइनस R1 क्या है आपका, Q माइनस R1 क्या है, बी Q1 है, बिकॉज Q माइनस R1 इक्वल टू बी Q1। तो यहाँ से क्या होगा, बी पॉजिटिव हो गया, Q1 भी पॉजिटिव हो गया, तो ये तो कोफिशिएंट तो पॉजिटिव हो गए जो आपको चाहिए थे। तो इफ Q1 इज लेस देन बी, देन जो आपको चाहिए था, देन क्या होगा, n इक्वल टू बी स्क्वायर Q1 प्लस बी R1 प्लस R। देखिए कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हो गए, और Q1 और जो अगर ये कोफिशिएंट जो बेस है, अगर बेस अगर हायर देन द कोफिशिएंट्स हो गया, Q1 हो गया, बेस जो है b जो है, यहाँ देखिए b R1 से ऑलरेडी बड़ा है, b R1 से ऑलरेडी बड़ा है, तो b R1 से ऑलरेडी बड़ा है, b रिमाइंडर से भी ऑलरेडी बड़ा है, बस b को हमको शो करना था Q1 से बड़ा है कि नहीं। तो हम करें अगर b जो है Q1 से बड़ा है, देन दिस इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन। अगर नहीं है तो क्या होगा, अगर नहीं है देन वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। अगर इफ Q1 is not greater than b, if Q1 is not less than b, in that case Q1 will be greater than equal to b. If Q1 is greater than equal to b and b is greater than 0, then we will follow the same division algorithm। इसी डिवीजन एल्गोरिथम को दोबारा यूज करेंगे, तो वहां से हम क्या करेंगे, this we will get the value of Q1 as some b Q2 plus some remainder R2। So in this way, continuing in this way, finally we get some n equal to, इस तरह से अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सम b पावर m मिलेगा इनटू समथिंग q मिलेगा। सो इफ यू कंटिन्यू इन दिस वे देन यू विल गेट सम b पावर m इनटू सम q से, अगर b स्क्वायर मिल रहा है तो q1 मिल रहा है, तो ये हो सकता है कि q m माइनस वन मिले, तो q m माइनस वन को भी मान ले रहा हूँ, c m मान ले रहा हूँ अपना, या a m मान ले रहा हूँ, कुछ इस तरह से मिल जाएगा।
वी विल गेट सम थिंग लाइक दिस, जो कि हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से हम कंटिन्यू करें तो हमको कुछ ही मिलेगा। ना जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही पार्ट है कि आपको शो करना है कि जो एआईज हैं वो यूनिक है, मतलब कोएफिशिएंट कैन नॉट बी डिफरेंट। अगर आप किसी रिप्रेजेंटेशन को लिख रहे हो, उस रिप्रेजेंटेशन के में बेस, सेम बेस के रिस्पेक्ट में दो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकते। लो, दो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकते। सब चाहिए, अभी चाहिए? हाँ बोलो। क्या हुआ? क्या कह रही हो सर? सर ये लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए। मैंने लास्ट लाइन में ही कहा कि अगर इस प्रोसीजर को आप कंटिन्यू करते रहोगे तो हमको कुछ इस तरह का एक रूल मिल जाएगा फाइनली। क्यों मिल जाएगा? इसलिए मिल जाएगा क्योंकि 2 नंबर के लिए हमने ट्रू कर लिया कि बी स्क्वायर क्यू वन प्लस बी आर वन प्लस आर है। 3 नंबर के लिए हम करेंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा बी क्यू क्यू टू प्लस बी आर टू प्लस बी स्क्वायर आर टू प्लस बी आर वन प्लस हम आर मिल जाएगा। इसी तरह से कंटिन्यू करते करते आपको फाइनली इस तरह का एक रूल मिल गया। लेकिन अभी हमने ये कहीं पे नहीं कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन है वो यूनिक है कि नहीं। अब हम शो करेंगे कि ये जो प्रेजेंटेशन है वो यूनिक है। इस प्रेजेंटेशन को यूनिक करने के लिए आपको ये शो करना होगा कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे कॉपी करूं क्या? कैमरा में तुम्हारा कॉपी कर ले रहा हूँ, बाद में जो डिलीट मारना को डिलीट कर दूंगा। चार पांच मिनट रुक जाओ, 4-5 मिनट लगेगा मुझे। सो यही आपको प्रूव करना था कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। अब रिप्रेजेंटेशन यूनिक तभी होगा जब कोएफिशिएंट्स यूनिक होंगे, एआईज यूनिक होंगे। तो क्या करें? लेट अस अज्यूम सम अदर रिप्रेजेंटेशन। अब हम शो करेंगे कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, तो रिप्रेजेंटेशन यूनिक होने के लिए हम मान के चले कि इसका कोई रिप्रेजेंटेशन और है। लेट अस अज्यूम दैट n has another representation let us assume that n has another representation as n equal to cm bm plus cm minus 1 bm minus 1 plus dot c1b plus c नॉट। देन दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, या दोनों को घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू am cm bm am minus 1 minus cm minus 1 plus a1 minus c1 प्लस ए नॉट माइनस सी नॉट, ये आएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पर सारे इनको जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको मैं डीएम मान ले रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन पर्पज से डीएम मान ले रहा हूँ इसको। ये डीएम माइनस वन हो गया, यहाँ पे एक टर्म छूट गया, कौन सा? बीएम माइनस वन। ये क्या हो जाएगा? डी वन हो जाएगा। यहाँ पे भी मेरा छूट गया, क्या छूट गया? बी। यहाँ पे मेरा बी छूट गया और ये मेरा डी नोट हो जाएगा। वेयर मैंने जो डी आई मानो क्या माना है? ए आई माइनस सी आई माना है। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मैं शो करूंगा, मुझे जस्ट इतना प्रूव कर देना है कि मेरा जो डी है वो डी जीरो है। जैसे डी जीरो होगा वैसे क्या हो जाएंगे? ए आई इक्वल टू सी आई हो जाएगा। ये हमको प्रूव करना है। डी जीरो होते ही सारे ए किसके इक्वल हो जाएंगे? सी के इक्वल हो जाएंगे। तो यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। सो नाउ वी शो दैट डी आई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई। ये प्रूव करना है। तो मान लीजिए कि लेट डी आई क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो है फॉर सम आई, किसी भी आई के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि डी आई क्या है? नॉन जीरो है फॉर सम आई। लेट ए बी द
अगर डी आई नॉन जीरो है तो किस आई के लिए नॉन जीरो है? सबसे छोटा आई कौन सा है जिसके लिए डी आई नॉन जीरो है? लेट के बी द लीस्ट सबस्क्रिप्ट कह सकते हो, क्योंकि सबस्क्रिप्ट इसलिए करें क्योंकि आप डी ऑफ के बोलने लिखना चाहते हैं, इसलिए सबस्क्रिप्ट यूज कर रहा हूं। मैंने कहा कि डी आई नॉन जीरो है फॉर सम आई। अब कौन सा डी आई नॉन जीरो है? लेट के बी द लीस्ट सबस्क्रिप्ट सच दैट डी के क्या है? नॉन जीरो। इसका मतलब क्या है? सबसे छोटा है जिसके लिए नॉन जीरो। इसका मतलब रेस्ट क्या हो गया? जीरो हो गए। तो हमारे पास क्या हो गया? लीस्ट नंबर है जिसके लिए नॉट इक्वल टू जीरो है। ए इज द लीस्ट वन फॉर विच इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सबसे छोटा है जिसके लिए नॉन जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है डी के बी के हायर हायर एक्सप्रेशन मतलब जो होगा, क्या हो जाएगा? जीरो होगा। दिस विल बी जीरो, क्योंकि जो रेस्ट है रेस्ट ऑल द कोफिशिएंट विल बिकम, अगर डीके के इज द लीस्ट वन फॉर विच दिस डीके इज नॉट जीरो। 1 मिनट और लगेगा। सो यहां से क्या आ जाएगा? बाकी को आप राइट हैंड साइड में भेजो। कुछ ऐसा आएगा। पूरे को बीके से डिवाइड कर लीजिए। सर पिछला स्लाइड लिख नहीं पाया हूँ सर अभी। क्या करें? सर पिछला स्लाइड लिख नहीं पाया सर, प्रीवियस अभी स्लाइड। अब शो कर रहा हूँ, 1 मिनट का। ओके सर। पहले वाला समझ लीजिए। तो यहाँ से डी के ही आ गया। तो यू कैन सी दैट इन द राइट हैंड साइड मेरा बी कॉमन आ जाएगा। एक बी कॉमन लोगे तो अब यहाँ पे ये देख सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ? बी ने डीके को डिवाइड किया, आंसर इतना मिल गया, बी डिवाइड डीके। अगर बी डीके को डिवाइड करे इसका मतलब क्या हुआ? आपका डीके हमेशा बी से बड़ा हो गया। आपका डीके हमेशा बी से बड़ा हो गया। ऑल्सो आप पीछे देख लीजिएगा तो आपका ए के और सी के क्या है? हमेशा बी से छोटे हैं। जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमेशा बी से छोटे हैं ना। एक बार ए के लिखा आपने, एक बार सी के लिखा है, वो भी हमेशा बी से छोटे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए के माइनस सी के भी क्या होगा? ये कोफिशिएंट्स कौन कोफिशिएंट्स हैं आपके? ये कोफिशिएंट्स तो ये हैं, ये ये सारे कोफिशिएंट आपके बी से छोटे हैं। ये कोफिशिएंट सब आपके बी से छोटे हैं, तो वही यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑल्सो ए के और सी के बी से छोटे हैं, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा? ए के माइनस सी के भी क्या होगा? बी से छोटा होगा। ठीक है। तो यहीं पे हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ए के माइनस बी के जो है ए के माइनस सी के जो आ गया लेस देन बी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए के माइनस सी के आपने क्या माना था? ए के माइनस सी के क्या माना था आपने? बी के माना था, बिकॉज डी आई आपने जो माना था ए आई माइनस सी आई माना था। इसका मतलब क्या हुआ? आपने ये कह दिया कि डी के लेस देन बी, जबकि आप यहाँ पे कह रहे हो बी लेस देन डी के कह रहे हो। ये क्या मिल गया आपको? और कॉन्ट्रडिक्शन, और कॉन्ट्रडिक्शन। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने ये मान के चल रहे थे कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आप यहाँ पर मान के चल रहे थे कि डी आई नॉट इक्वल टू जीरो है, बस डी आई क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए आई माइनस सी आई जीरो हो गया। इसका मतलब ए आई इक्वल टू सी आई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक हो गया। जो आपने रिप्रेजेंटेशन था वो यूनिक हो गया। स्लाइड ये है, इसको पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर इसको रिपीट कर दूंगा, समझा दूंगा आपको।
क्योंकि ये चीजें सर। इतनी आसान है। एक मिनट इसमें दिखा रहा हूँ मुझे। सर स्लाइड शुरू से दिखा दीजिए, हम स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लो, एक मिनट है। बेसिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम है पहला। सर एक एक दो सर लिख दीजिए, नहीं तो सर लिखने में एक दो करूंगा तो मैं यहाँ से करूंगा। नहीं कॉपी कर लिया अभी और सर हो गया सर। हो गया सर। थैंक यू सर। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेगा, कल फर्दर इसको रिवाइज करा दूंगी।